जय हिंद दोस्तों। ये हमारे राजनीतिक व्यवस्था का जो फर्स्ट चैप्टर है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, इसका पार्ट 2 है। ठीक है। इसमें हम लोग पूरा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, इसको हम लोग पूरा कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है। इसमें तो अब यहाँ से ये देखिए 1858 से 1947 तक अब क्या होता है, यहाँ से ताज का शासन शुरू होता है। तो इसमें जो अधिनियम बनेगा वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है। देखिए 1858 में क्या हुआ। 1857 में पहले एक विद्रोह हुआ। ठीक है, जिसको हम लोग भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम या सिपाही विद्रोह भी बोलते हैं। ठीक है। जो 1857 का जो विद्रोह हुआ, उसके बाद सबसे मेन चेंजेस आया। उसके बाद क्या हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसको क्या कर दिए, समाप्त कर दिए। अब क्या हुआ, ब्रिटिश ब्रिटिश राजशाही डायरेक्टली अब इसको जो हमारे इंडिया पे गवर्न करने लगी। ठीक है। तो इसी शासन को 1858 का भारत शासन अधिनियम, ठीक है, इसको हम लोग ये भी बोलते हैं। देखो, शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम, इस नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो आपको ध्यान रखिएगा, ये भी कभी आता है एग्जाम में कि शासन को, भारत का शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम, अधिनियम, ठीक है, नाम से जाना जाने वाला कौन सा अधिनियम है। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आता है। तो इसमें ये पहला हो गया। ठीक है, कि 1857 के विद्रोह के बाद क्या हो गया, ईस्ट इंडिया कंपनी समाप्त हो गया। और ये किसके द्वारा हुआ, ये 1858 का भारत शासन अधिनियम। ठीक है। देखिए इसमें अब क्या क्या चेंजेस हुए। गवर्नर जनरल, अब क्या हो गया, गवर्नर जनरल को अब उसका फिर से यहाँ पे नाम चेंज करके या फिर उसको हटा करके समझ लो, यहाँ पे अब क्या हो गया, वायसराय कर दिया गया। ठीक है, उसी को अब वायसराय बोलने लग गया। ठीक है। और ये क्या था, भारत में ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व करता था। ठीक है। अब इसमें हम लोग इसको ध्यान रखना है कि जो लॉर्ड कैनिंग था, ये भारत का प्रथम, ठीक है, ये भारत का प्रथम वायसराय था। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग। देखिए अगला क्या हुआ, इसमें नियंत्रण बोर्ड और निदेशक कोर्ट, इन दोनों को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। तो फिर यहाँ से क्या हुआ, द्वैध प्रणाली समाप्त हो गया। ठीक है। देखिए अगला इसमें क्या चेंजेस हुआ, नए पद, है ना, यानी कि इसमें क्या हो गया, भारत के राज्य सचिव के नाम से भी एक पद का यहाँ से सृजन किए। ठीक है। इसमें क्या हुआ, भारतीय प्रशासन पर संपूर्ण नियंत्रण की शक्ति अब क्या कर दिया गया, सचिव, यानी कि सचिव को दे दिया गया। ठीक है। और ये जो सचिव था, ये क्या था, ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य होता था। ठीक है। और इसकी सहायता के लिए क्या किए, 15 सदस्यीय परिषद का निर्माण किए। ठीक। अब देखिए 1858 के कानून का प्रमुख उद्देश्य क्या था, प्रशासनिक मशीनरी में सुधार करना, और जिसके माध्यम से क्या हुआ, इंग्लैंड में भारतीय सरकार का अधीक्षण और उसका नियंत्रण हो सकता था। तो ऐसे क्वेश्चन आता है कि 1858 का जो भारत शासन अधिनियम था, वो उसमें सबसे जो उसका मुख्य उद्देश्य क्या था। तो मुख्य उद्देश्य आपका ये रहेगा, ठीक है, कि प्रशासनिक मशीनरी में सुधार करना था। तो ये हो गया 1858 का भारत शासन अधिनियम। क्या क्या इसमें, ईस्ट इंडिया कंपनी समाप्त हो गया। दूसरा, गवर्नर जनरल अब क्या हो गया, वायसराय में बदल गया उसको। ठीक है। उसमें जो पहला जो वायसराय था वो था कैनिंग। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, द्वैध शासन प्रणाली समाप्त कर दिया गया। ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, नियंत्रण बोर्ड, नियंत्रण बोर्ड का यहाँ से समाप्त कर दिया गया। जो कि देखिए मैं इसको पहले भी बताया था, ये यहाँ पे देखिए, ये 1784 में निदेशक मंडल को कंपनी के व्यापारिक मामला और राजनीतिक मामला नियंत्रण करने के लिए क्या बनाया गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल या नियंत्रण बोर्ड का यहाँ पे गठन किया गया था 1784 में। ठीक है। इसको क्या कर दिया गया, 1858 का जो एक्ट था उसमें समाप्त कर दिया गया। ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद से इसी में नए पद, जो कि राज्य सचिव, ठीक है, तो इसका भी सृजन किया गया।
तो इसमें ये मेन मेन चीज़ें हैं, ठीक है। फिर 1858 का जो मुख्य उद्देश्य क्या था, प्रशासनिक मशीनरी। तो ये आपको ध्यान में रखना है, पहला ईस्ट इंडिया कंपनी समाप्त होना। मैं बार बार बोल रहा हूँ ताकि अच्छे से और सरल तरीके से जल्दी याद हो जाए, ठीक है। तो देखिए, पहला ईस्ट इंडिया कंपनी समाप्त हो गया। दूसरा, गवर्नर जनरल अब क्या गया, वायसराय बन गया। तीसरा क्या है कि जो कैनिंग था वो प्रथम वायसराय बना। द्वैध शासन प्रणाली समाप्त कर दिया गया। नियंत्रण बोर्ड समाप्त कर दिया गया। निदेशक कोर्ट समाप्त कर दिया गया। और नया पद राज्य सचिव का सृजन किया गया, ठीक है, जिसकी सहायता करने के लिए क्या था, 15 सदस्यीय परिषद का भी निर्माण किया गया, ठीक है। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, प्रशासनिक मशीनरी में सुधार करना। अब देखिए 1861 का भारत परिषद अधिनियम, इसमें क्या क्या हुआ, कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को यहाँ से शामिल करने का शुरुआत किया गया। इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इस प्रकार वायसराय कुछ भारतीयों को परिषद में गैर सरकारी सदस्य के रूप में नामांकित कर सकता था। तो याद रखेंगे, हम लोगों को हमारे ही खुद देश के लोगों को गैर सरकारी बोला गया, ठीक है। तो इनको ऐसे मैं बता रहा हूँ क्योंकि आप थोड़ा सा इसको ध्यान में रखेंगे कि यहाँ से क्या हुआ। अब थोड़ा सा जो उनके प्रशासन के जो मेन है जैसे परिषद है उनमें अब एंट्री मिला हमारे लोगों को, ठीक है। तो उनको किस नाम से मिला, गैर सरकारी सदस्य। तो ये पहला याद रखना है इसमें 1861 का भारत परिषद अधिनियम, ठीक। उसके बाद देखिए 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने क्या किया, तीन भारतीय, पहला क्या, बनारस के राजा, याद रखेंगे, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया। तो 1861 सबसे मेन यही रहेगा कि यहाँ से क्या हुआ, भारतीयों को परिषद में एंट्री मिलना शुरू हुआ। देखिए यहाँ पे मद्रास और मुंबई प्रेसिडेंसियों को क्या किया, विधायी शक्तियाँ पुनः देकर विकेंद्रीकरण प्रक्रिया की शुरुआत की गई। देख रहे हैं, एक बार जो आपने उस समय पढ़ लिया ना, जितना 1773 से हम लोगों ने जो पढ़ा, ये 1758 से पहले 1773 के बाद जो बीच में जो भी हुआ, ठीक है, ये देखिए 1853, ठीक। इस अधिनियम के बीच में जो भी हुआ वही यहाँ पे भी फिर से बीच बीच में आपको मिलेगा कि फिर उसी को क्या कर रहे हैं, हटा रहे हैं, किसी चीज़ को जोड़ रहे हैं, ठीक है। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे, मद्रास और मुंबई प्रेसिडेंसियों को क्या कर दिया गया, पुनः उनकी शक्तियाँ लौटा दी गई। ये 1773 में क्या किया गया था, उनका जो उनका शक्ति है उसको छीन लिया गया था या कम कर दिया गया था। तो यहाँ से फिर क्या हुआ, 1861 से विकेंद्रीकरण प्रक्रिया की शुरुआत हो गई, फिर से उनकी शक्तियाँ वापस लौटा दी है, ठीक है। और देखिए इसने वायसराय को आपातकाल में बिना काउंसिल की संतुति के अध्यादेश जारी करना, है ना, अध्यादेश जारी करने का भी शक्ति दे दिया। ऐसा अध्यादेश का जो अवधि होता था वो 6 माह के लिए होता था, ठीक है। तो इसमें सबसे मेन मेन इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आया हुआ है आपको, मैं जब पूछूंगा उस समय क्वेश्चन भी अब इसके बाद आएगा, ठीक है। इसके बाद मैं पूरा इससे टॉपिक से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस भी आप देखेंगे कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उस समय आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है, ठीक है, कि वायसराय को 1861 का जो परिषद अधिनियम था उसमें अ, अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई, ठीक है, जो कि काउंसिल से भी नहीं पूछेगा, डायरेक्टली उसके अंदर मतलब उसको इतना शक्ति दिया गया, ठीक है, उसको इतना अधिकार दिया गया कि वो अध्यादेश जारी कर सके, ठीक है। यानी कि आपातकाल में तुरंत कोई भी कानून बिना किसी से पूछे भी बना सके। तो ये हो गया 1861 में, बस इतना ही टॉपिक, जितना जितना बता रहा हूँ सबसे मेन मेन टॉपिक है, इसी को आप ध्यान में रखेंगे और नोट्स बनाएंगे। तो इसमें 1861 का भारत परिषद अधिनियम में हम लोग को याद रखना है कि सबसे पहला क्या, कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय को अब क्या किया, शामिल करना शुरुआत कर दिया, ठीक है, जिसको गैर सरकारी सदस्य के रूप में नामांकित किया जाता था, पहला। दूसरा, 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने तीन भारतीयों को, ठीक है, पहला बनारस के राजा, दूसरा पटियाला के राजा, ठीक है, और तीसरा सर दिनकर राव को
विधान परिषद में मनोनीत किया। ये दूसरा पॉइंट याद रखना है। उसके बाद से देखो यहाँ पे क्या हुआ, विकेंद्रीकरण प्रक्रिया की शुरुआत फिर से यहाँ से हुआ। ठीक है, मद्रास और मुंबई प्रेसिडेंसियों को उनकी शक्तियाँ वापस करके। ठीक है, तीसरा आपको याद रखना है कि वायसराय को इतना अधिकार दे दिया गया यहाँ पे कि वो बिना किसी से पूछे भी अध्यादेश जारी कर सकता था। तो ये 1861 का भारत परिषद अधिनियम में आपको याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए 1892 के अधिनियम की विशेषताएं, इसमें क्या क्या है। इसके माध्यम से केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में, ठीक है, अतिरिक्त यानी कि गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई है। उसमें क्या हुआ, पहले तो हम लोग को एंट्री दिए, अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा संख्या बढ़ा रहे हैं। इसमें फिर देखिए आगे, इसने विधान परिषदों के कार्यों में वृद्धि कर उन्हें बजट पर बहस करने और कार्यपालिका के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अधिकृत किया। 1892 का अधिनियम, आपको सबसे ज़्यादा इसमें यही ध्यान रखना है कि हम भारतीयों को यहाँ पे क्या किया गया, बजट पर बहस करने और कार्यपालिका में प्रश्न का उत्तर देने के लिए भी हम लोगों को अधिकार दे दिया गया। ठीक है, उसके बाद देखिए इस अधिनियम ने केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों दोनों में गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति के लिए एक सीमित और परोक्ष रूप से चुनाव का भी प्रावधान किया। ठीक है, इसमें क्या हुआ, अब केंद्र में और प्रांत में दोनों में भी अब क्या किए, हम लोगों को थोड़ा थोड़ा एंट्री देना शुरू किए। तो इसमें सबसे मेन आपको यही याद रखना है, ठीक है, कि गैर सरकारी सदस्यों को क्या किया, इसमें बजट पर बहस करने की और कार्यपालिका में प्रश्नों के उत्तर देने के लिए अधिकृत किया। इसमें सबसे मेन ये रहेगा। ठीक, चलिए अगला अधिनियम देखते हैं 1909। 1909 का अधिनियम में देखिए मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, अब मार्ले क्या थे, इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव था। ठीक, उसके बाद से मिंटो देखो ये वायसराय था। ठीक, उसी प्रकार से अब इसमें देखते हैं नेक्स्ट, पहली बार किसी भारतीय को वायसराय और गवर्नर की कार्य परिषद का सदस्य बनाने का प्रावधान भी किया गया। मतलब अब क्या हुआ, जो वायसराय है और गवर्नर की जो कार्य परिषद है उसमें भी क्या किया गया, अब हम लोगों को थोड़ा सा आगे बढ़ाए और एंट्री देना शुरू किए। अब क्या हुआ कि वायसराय और गवर्नर की जो कार्य परिषद है उसमें भी अब सदस्य बन सकते हैं। तो उसमें देखो इनको सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जी को, ठीक है, ये जो है यही हैं प्रथम भारतीय सदस्य जो कि विधि सदस्य बने। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है इसमें। उसके बाद से पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया। ठीक है, इसमें क्या है, मुस्लिम सदस्यों का जो चुनाव है मुस्लिम मतदाता ही दे सकता है। तो इस तरीके से मुस्लिमों, अब यहाँ से देखे होंगे इसमें भी थोड़ा सा क्या है कि एक तरीके से भड़काना भी शुरू करते हैं यहाँ से। ठीक है, अब मुस्लिमों के लिए अलग से एक सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का शुरुआत किया। मतलब अब उन लोगों का जो चुनाव है वो कैसे कर सकते हैं, मुस्लिम मुस्लिम को वोट दे सकता है और वही दे सकता है, इस तरीके का। तो ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है कि पृथक निर्वाचन का यहाँ से ये लोगों को शुरुआत हुआ। ठीक है, इस अधिनियम ने सांप्रदायिकता को वैधानिकता प्रदान की। ठीक है, और लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना जाता है। तो इसमें आप क्या क्या याद रखेंगे, पहला तो ये याद रखेंगे, ठीक है, कि जो पहली बार क्या हुआ, वायसराय के गवर्नर की कार्य परिषद का सदस्य बनने का एक प्रावधान किया गया भारतीयों के लिए, और सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो थे वो प्रथम भारतीय सदस्य बने। दूसरा ये याद रखना है कि पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान यहीं से किया गया। ठीक है, इसी अधिनियम से 1909 का अधिनियम याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, और लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक, ठीक है, सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक माना जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं। देखिए भारत शासन अधिनियम 1919। ठीक है, इसको देखिए, इसमें इसको हम लोग बोलते हैं मॉन्टेग
चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1919। ठीक है, मांटेक क्या थे यहाँ पे? मांटेक भारत के राज्य सचिव थे, जबकि चेम्सफोर्ड वायसराय। ठीक, इसमें देखो यहाँ पे पहली बार राज्य बजट को केंद्रीय बजट से पृथक कर दिया गया, यानी कि ये सारा अब कहाँ जा रहा है? विकेंद्रीकरण की ओर जा रहा है। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं? राज्य को सारे चीज़ों से अलग कर दे रहे हैं कि भाई आप अब क्या करो, अपने राज्य को अपने हिसाब से मेंटेनेंस करना शुरू करो। तो अब राज्यों में भी क्या हुआ? बजट अपने हिसाब से पेश करने के लिए लोगों ने इनको अधिकार दे दिया। ठीक है, 1926 में केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन हुआ। तो इस ये जो प्रावधान है ये कहाँ से है? भारत शासन अधिनियम 1919। ठीक है, पहली बार देश में द्विसदनीय व्यवस्था का शुरुआत किया गया यहाँ से 1919 के अधिनियम से। ठीक है, और प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था प्रारंभ किया गया। ठीक है, इस प्रकार भारतीय विधान परिषद के स्थान पर अ, द्विसदनीय व्यवस्था यानी कि राज्यसभा और लोकसभा का गठन किया गया। यहाँ पे क्या हुआ कि जो पहले एक ही था, क्या था? विधान परिषद केवल था। ठीक है, तो वहाँ पे अब क्या किया गया है? उसको दो सदन बना दिया गया। ये है 1919 का अधिनियम में। ठीक है, कि वहाँ से क्या हो गया? एक राज्यसभा और एक लोकसभा का यहाँ से गठन हुआ। ठीक है, अगला देखते हैं, केंद्रीय और प्रांतीय विषयों को अलग कर राज्यों पर केंद्रीय नियंत्रण कम कर दिया गया और पृथक निर्वाचन का भी विस्तार किया गया। ठीक है, यहाँ से इसमें पूरा देखें कि विकेंद्रीकरण बहुत ज़्यादा यहाँ से पता चल रहा है। ठीक है, देखते हैं अगला, केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों को अपनी सूचियों के विषय पर कानून बनाने का अधिकार दिया गया, लेकिन सरकार का जो ढांचा था वो केंद्रीय और एकात्मक ही था। मतलब ये है कि उनको विकेंद्रीकरण बढ़ रहे हैं, विकेंद्रीकरण की ओर बढ़ ही रहे हैं, लेकिन उनको पूरा छूट तो नहीं दे सकते ना, कितना भी है तो वो क्या करेंगे? अपने केंद्र से नियंत्रण रखेंगे ही। तो उतना तो कम से कम हम लोगों को अब इतना तो आगे बढ़ने का मौका दिए कि अब हम लोग क्या किए, अपने जो प्रांत में है उसमें भी बजट पेश कर सकते हैं पृथक करके, यानी कि अलग तरीके से अपन अपने हिसाब से पेश कर सकते हैं, है ना? तो देखिए इसको इसको आप ध्यान रखेंगे, पहला कि इसमें क्या है? भारत शासन अधिनियम 1919 को मॉन्टेक चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। दूसरा, पहली बार बजट को क्या कर दिया गया? जो राज्य का जो बजट था वो केंद्रीय बजट से पृथक किया गया। ठीक है, तीसरा आपको ध्यान रखना है कि इसमें द्विसदनीय व्यवस्था का प्रारंभ किया गया, यानी कि राज्यसभा और लोकसभा का गठन किया गया। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तीसरा आपको ध्यान में रखना है कि केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों को अपनी सूचियों पर विषय जो जो राज्य सूची, समवर्ती सूची, ठीक है, ये जो सूची था इसमें अब क्या कर दिया गया? जो राज्य सूची है, जो केंद्रीय सूची, ये जो तीनों सूची जो बनाए थे उसमें क्या है कि जो प्रांतीय विधान परिषदों को अपनी सूचियों पर विषय विषय पर कानून बनाने का अधिकार दे दिया गया है। यानी कि जो उनकी जो सूची दी गई थी उस पे वो अब कानून बना सकते हैं, लेकिन सरकार जब चाहे तब अपने हिसाब से भी उसको हटा सकता है या उसको बदल सकता है। ठीक है, तो ये इतना टॉपिक भारत शासन अधिनियम 1919 में आपको ध्यान में रखना है। अब देखते हैं भारत शासन अधिनियम 1935। देखिए, यह अधिनियम भारत में पूर्ण उत्तरदायी सरकार के गठन में एक मील का पत्थर साबित हुआ। कैसे साबित हुआ देखते हैं आगे। देखिए, इसी में भारत शासन अधिनियम 1935 में मैं बार बार मेन मेन टॉपिक को हाईलाइट कर रहा हूँ बोल बोल करके, क्योंकि ये ध्यान में रहे। यहाँ से क्या हुआ? अखिल भारतीय संघ की स्थापना यहाँ हुई। ठीक है, 1935 में। ठीक है, इसमें देखिए केंद्र और इकाइयों के बीच तीन सूचियाँ, देखिए संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के आधार पर शक्तियों का बंटवारा हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं, प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त। प्रांतों में जो द्वैत शासन था उसको समाप्त कर दिया गया तथा प्रांतीय स्वायत्तता का शुभारंभ किया गया। ठीक है, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का भी व्यवस्था किया गया और मताधिकार का जो विस्तार भी इसमें किया गया। ठीक है,
साथ ही साथ आरबीआई की स्थापना की गई, संघीय न्यायालय की व्यवस्था की गई। भारत शासन अधिनियम 1935 में देखते हैं हम लोग, बहुत लंबा टॉपिक है, इसमें बहुत सारे टॉपिक इसमें है। ऐसा लगता है यहाँ पे मैं बहुत छोटा रखा हूँ, ऐसा लग रहा होगा, लेकिन इसमें जितने मेन टॉपिक है सब यहीं पे कवर हो गया है। ठीक है, देखिए, पहला, अखिल भारतीय संघ की स्थापना हुई 1935 के अधिनियम से। दूसरा क्या हुआ, केंद्र और इकाइयों के बीच जो सूचियाँ थी उनको क्या क्या दिया गया, उनके आधार पर, है ना, शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया। ठीक है। तीसरा क्या हो गया, द्वैत शासन समाप्त कर दिया गया। कहाँ पे किया गया, याद रखेंगे, इसमें भी प्रांतों में ही किया गया है, ठीक है ना, केंद्र में नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे द्वैत शासन समाप्त कर दिया गया। प्रांतीय स्वायत्तता का भी शुभारंभ कर दिया गया। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का भी व्यवस्था कर दिया गया। ठीक है, सॉरी, विस्तार कर दिया गया, व्यवस्था तो पहले ही हो गया था, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, जिसमें बताया कि मुस्लिमों को अलग से निर्वाचन के लिए। ठीक, तो इसमें देखिए, मताधिकार का भी विस्तार दिया गया, फिर आरबीआई की स्थापना भी की गई, फिर संघीय न्यायालय की स्थापना किया गया। तो भारत शासन अधिनियम 1935 में आपको बस इतना टॉपिक याद रखना है। आप जितना भी याद रखें, जिसको भी बहुत बहुत अच्छे से, मतलब उसमें कन्फ्यूजन ना हो, टॉपिक कम हो, लेकिन आप तैयारी ऐसा करें कि आपको परफेक्ट याद रहे कि हाँ ये जो है इस अधिनियम से है। बस आपको इतना याद रखना, इतने से आपका क्वेश्चन आपको नहीं छूटेगा, मैं गारंटी देता हूँ। अगला देखते हैं, ये लास्ट है अपना, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ठीक है, इसमें देखिए, इसने भारत में ब्रिटिश राज समाप्त कर दिया गया। ठीक है, और इसमें क्या हुआ, 15 अगस्त 1947 को, है ना, इसे स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र घोषित कर दिया। इसमें ये प्रावधान किया गया। ठीक है, इसके बाद क्या है, भारत का भी यहाँ से भारत का भी विभाजन दो स्वतंत्र डोमिनियन में हो गया, ये भी हो गया। ठीक है, इसमें 1947 का तो हम जान ही रहे हैं। फिर देखिए, इसमें ये याद रखना है कि वायसराय का जो पद है वो समाप्त कर दिया गया। इसका मेन टॉपिक इसको आपको याद रखना है, और उसके स्थान पर क्या कर दिया गया, दोनों यहाँ पे डोमिनियन राज्यों में गवर्नर जनरल पद का सृजन किया गया। ठीक है, जिसकी नियुक्ति नए राष्ट्र की कैबिनेट की सिफारिश पर ब्रिटेन की ताज इन पर, जो ब्रिटेन की जो सरकार है उसका कोई नियंत्रण नहीं रहेगा, लेकिन क्या करेगी, जो जो जब जो इनकी नियुक्ति होगी, वो नए राष्ट्र जब बनेंगे, उनके कैबिनेट के सिफारिश पर ब्रिटेन के ताज के द्वारा किया जाएगा, लेकिन उनका नियंत्रण नहीं रहेगा। ये यहाँ पे प्रावधान किया गया। उसके बाद देखिए, इस कानून ने ब्रिटेन में भारत सचिव का जो पद था, जो ब्रिटेन में से रेगुलेट होता था, उसको इन लोगों ने समाप्त कर दिया। ठीक है, उसके बाद से इसकी सभी शक्ति राष्ट्रमंडलों में राज्य सचिव को स्थानांतरित कर दी गई। ठीक है, तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में आपको याद रखना है कि इसमें सबसे पहला क्या कर दिया गया, वायसराय का जो पद है वो समाप्त कर दिया गया, और उसके स्थान पर गवर्नर जनरल पद का सृजन कर दिया गया। ठीक है, जिसका जो नियुक्ति होगा वो क्या होगा, जब नए राष्ट्र बनेंगे तो उसके कैबिनेट की सिफारिश पर करेंगे, लेकिन इसमें ब्रिटेन का कोई नियंत्रण नहीं रहेगा। उसके बाद इसमें देखेंगे, ये याद रखेंगे कि जो ब्रिटेन में जो भारत सचिव का जो पद था वो क्या समाप्त कर दिया गया। तो 1947 का जो अधिनियम है वहाँ से यही दो तीन टॉपिक से ही क्वेश्चन बनता है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। अब इसके बाद मैं, देखिए क्वेश्चन है, ये सारी चीज़ें क्वेश्चन है, इसको मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। अब यहाँ से जितना भी अधिनियम आप देख चुके हैं, इतने को, जितना भी इसमें टॉपिक है, बस उसको आप बहुत अच्छे से नोट्स बना करके आप तैयारी कर लीजिए। उसके बाद से आप मैं अगला वीडियो में ये टेस्ट जो है, इस क्वेश्चन को मैं बताऊंगा, उसको आप क्वेश्चन को, सारे क्वेश्चन को यदि आपने अच्छे से तैयारी किया हुआ है तो आप सारे क्वेश्चन को बना लेंगे। इससे आपको बहुत अच्छा मोटिवेशन मिलेगा, बहुत ज़्यादा आप उत्साहित महसूस करेंगे। तो इसलिए आप ये जो जितने भी मैं टॉपिक बताया, इसको बहुत अच्छे से आप तैयारी कीजिए, बहुत अच्छे से याद कीजिए, बार बार लिख करके याद कीजिए, उसके बाद आप क्वेश्चन दीजिएगा। ठीक है, और लास्ट में मैं ये जो जितना है ना, ये सारे चीज़ों का मैं पीडीएफ भी शेयर कर दूंगा,
आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और नोट्स भी और अच्छे से बना सकते हैं, ठीक है। तो उसका दिक्कत नहीं है, लेकिन जब मैं टेस्ट लूँ ना तो आपको आंसर वगैरह देखना ही नहीं है। आप बस अपने जिस तरीके से आपने तैयारी किया है उसको आप चेक कीजिए, प्लस आप ये भी समझिए कि जो जितने भी एग्ज़ाम हैं उनमें कैसे क्वेश्चंस बनते हैं इस टॉपिक से। ये जो सारे अभी जो मैं टॉपिक पढ़ाया इनसे कैसा क्वेश्चन बनता है आपको बहुत परफेक्ट आइडिया लग जाएगा, ठीक है। तो अब अगले वीडियो में हम इन ये जितने ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है इसको हम लोग कंप्लीट कर दिए हैं। अब इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन हैं उनको देखेंगे, ठीक है। अपना सपोर्ट बनाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, ठीक है। इससे आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा और अपने को भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।